नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th हिंदी आरोह का आज का चैप्टर है गज़ल। चैप्टर नंबर 7 गज़ल। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले इस गज़ल को हम अच्छे से समझ चुके हैं, MCQs भी डाल दिए हैं और आज इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो पाठ को 3 तरह से हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले उसका फुल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद MCQs, फिर उसमें जितने भी छोटे मोटे जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो सभी शामिल करके एक पाठ को हम 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और हमारा सब्जेक्ट मजबूत बन जाए। चलिए, इसी के साथ मैं आग्रह करूँगी कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी बच्चों तक ये पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो ऑनलाइन का ही है। आपको कैसे भी करके आपको पढ़ाई करनी है ऑनलाइन ही, तो क्यों नहीं आप किसी एक अच्छे चैनल से जुड़ें और उससे जुड़े रहिएगा, ताकि लगातार आपको आपकी तैयारी के लिए सामग्री मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ आज के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? तो यहाँ उत्तर है, गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष है, ये शांति प्रदान करने वाला है। कवि ने इस शब्द का यहाँ विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है। मनुष्य अपने घर में शांति व मानवीय गुणों से युक्त होकर रहे। यदि उसे बाहर रहना पड़े तो वह शांति व मानवीय गुणों को बनाए रखे। इससे समाज की व्यवस्था बनी रहेगी तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो मनुष्य को गुलमोहर के वृक्ष के जैसे रहना चाहिए। जिस तरह से गुलमोहर का जो फूलदार वृक्ष है वह सबको शांति प्रदान करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने घर में शांति बनाए रखनी चाहिए और बाहर रहना भी पड़े तो वह शांत रहे, अपने गुणों को बनाए रखे, मर्यादा में रहे। दूसरा है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया और दूसरी बार एकवचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? जब कवि एक घर के लिए चिरांगा अनेक दीपक तय था कि बात करता है, तो केवल योजनाओं में दिखाए गए सुनहरे ख्वाबों की ओर संकेत करता है। दूसरी पंक्ति में वह स्पष्ट करता है कि सब्ज बाग दिखाने वाली इस योजना को कार्यान्वित करने के समय दशा यह है कि एक पूरे शहर के हिस्से में एक चिराग भी नहीं आया। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से चिरांगा के बदले चिराग का न मिलना एक चमत्कारी प्रयोग है, जो शाब्दिक कम और अर्थपूर्ण सौंदर्य अधिक बिखेर रहा है। प्रश्न तीसरा है, गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तो बच्चों, आपको ये तीसरा शेर क्या था वो पढ़ना है और उत्तर ही इसका इस प्रकार होगा। तीसरे शेर में कवि ने उत्साहहीन दीनहीन लोगों की ओर संकेत किया है, जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वे अन्याय का विरोध नहीं करते, उनकी प्रतिरोध शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी है। राजनेता व अफसरशाही जनता की इसी उदासीनता का लाभ उठाकर उसका शोषण करते रहते हैं। फिर पंक्तियां दी हैं, मतलब एक शेर दिया है और उसका आपको आज से समझाना है। शेर है, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो इसका अर्थ होगा कि वर्तमान शासन व्यवस्था के चलते बुद्धिजीवी वर्ग की भयभीत जो स्थिति है उस पर इन पंक्तियों में प्रकाश डाला गया है। शासन अपनी कमी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अतः वह शायरों और कवियों के मुंह सील सकता है। कवि स्पष्ट करता है कि मुंह बंद कर लेना वह सावधानी भरा कदम है जो एक शायर द्वारा अपनी गज़ल के लिए उठाया गया है। मूक रहकर रचना को अंजाम देना शायर की व्यवस्था और समय की मांग दोनों ही है। तो शायर बेचारा चुपचाप गज़ल तभी लिखता है जब उसको समाज में कुछ गलत नज़र आता है, तो वह चुपचाप शायरी लिखता है और मूक रहकर चुप रहकर रचना को अंजाम देता है। तो ये समय की भी मांग है और उसकी व्यवस्था भी है। तो ऐसे ही मतलब लोग जुबान बंद करके बैठ जाते हैं, किसके लिए? जब बहुत ज़्यादा शासन व्यवस्था बहुत बुरी
चल रही होती है तभी। गज़ल के आसपास कुछ प्रश्न लिए गए हैं। दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। तो गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, कैसे? कवि बदलाव के पक्ष में है। वह जनता, समाज, शासक, प्रशासन व मानव के मूल्यों में आई गिरावट से चिंतित है और उसमें बदलाव चाहता है। आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। आम व्यक्ति निराश हो चुका है तथा यथाशक्ति सहने का आदी बन चुका है। मतलब लोगों ने ये अपनी आदत बना ली है कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलते रहने में ही हमारी भलाई है, कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो कवि अपनी आवाज़ से लोगों को जागरूक कर रहा है। सत्ता उसे भी कुचलना चाहती है, अतः कवि क्रांति की इच्छा रखता है। जो लोग मुंह खोलते हैं सत्ता उनके ऊपर भी आक्रमण करती है, उनको भी चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता है। कुछ पंक्तियां हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। फिर खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। दोनों शेर अद्भुत भाव साम्य के उदाहरण है। दोनों में सुलह ही सलाह सी दी गई है। मतलब दोनों ही दुष्यंत की गज़ल और गालिब के शेर दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों शेर अद्भुत भाव साम्य हैं। पहले में गालिब स्वर्ग न सही, उसके ख्याल कल्पना से मन बहलाकर समझौता करते हैं, और यहाँ दुष्यंत ईश्वर के न मिलने पर मनुष्य से ही दिल को धीरज दे रहे हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। प्रथम शेर में चिराग किस ओर संकेत कर रहे हैं? यहाँ चिराग का अर्थ है सुविधाएं और लाभ के अवसर। जो एक घर के लिए अनेक योजनाएं थी, पर स्थिति यह आई कि एक शहर के लिए लाभ का एक अवसर भी उपलब्ध नहीं है। मतलब बहुत सारी सुविधाओं का वादा किया गया, लेकिन अब तो एक शहर के लिए लाभ का एक अवसर भी नहीं है। तो चिराग का अर्थ क्या है? सुख सुविधाओं से। दूसरा प्रश्न है, दरख्तों के साए में धूप कैसे लग सकती है? दरख्त मतलब पेड़, वृक्ष, तो उनकी छाया में धूप कैसे लग सकती है? तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो दरख्त क्या रक्षकों का प्रतीक होता है। अपनी रक्षा जिस तरह से पेड़ करते हैं, वैसे ही अपने देश की रक्षा अपने देश के शासक वर्ग करेगा। तो यहाँ कवि समझाना चाहते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो शासक शोषण का रूप धारण कर लेते हैं। रिश्तेदार और मित्र बड़े जड़ें खोदने लग जाते हैं। तो पेड़ों के साए में भी शीतलता नहीं मिलती, बल्कि धूप की तपिश का ही एहसास होता है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि आवाज़ में असर के लिए बेकरार क्यों है? तो वर्तमान समाज व शासन व्यवस्था हर आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं, अतः कवि ऐसी आवाज़ के लिए बेकरार हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सके, अर्थात असरदार आवाज़ की सुनवाई जरूर होती है। तो मतलब आवाज़ ही ऐसी रहेगी जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसी आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं। कवि चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति निकले बाहर और अपनी दमदार आवाज़ से समाज को जागरूक करे और सत्ता को भी सचेत करे, ताकि ये जितने भी लोगों की उपेक्षाएं हो रही हैं, सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, शोषण हो रहा है, वो सब बंद हो जाए। सील दे जुबान शायर की, पंक्तियों में छिपे भाव को स्पष्ट करें। अच्छा प्रश्न है ये बच्चों। कवि कहना चाहता है कि कुशासन के समक्ष शायर की जुबान को सील दिया जाता है। शासक जिस ताकत से समाज का शोषण करता है, उसी ताकत से शायर और कवि की आवाज़ को दबाने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, कवि कहाँ से चले जाना चाहता है और क्यों? तो कवि ऐसी बस्ती से चले जाना चाहता है जहाँ पेड़ भी छाया न दे पाते, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे सुख और आनंद नहीं मिलता। यहाँ के दरख्त कैसे हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ के दरख्त छाया और सुकून नहीं दे पाते। ये कथन उस व्यवस्था के प्रति खिन्नता व्यक्त कर रहा है जिसमें डॉक्टर जानलेवा और सरकार शोषक बन गई है, रक्षक ही भक्षक है। साए में धूप गज़ल का उद्देश्य लिखिए। अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो इस गज़ल का नामकरण भी संग्रह के नाम पर ही किया गया है। साए में धूप,
ये पूरी गज़ल एक विशेष मन स्थिति में लिखी गई है। वर्तमान राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे कवि बदलना चाहता है। कवि किसी अच्छे विकल्प को मान्यता देना चाहता है। वर्तमान व्यवस्था चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, उससे कवि खिन्न है। तो कवि को वर्तमान की जो राजनीतिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है वो सही नहीं लगती। कवि उसमें क्रांति चाहता है, उसको बदलना चाहता है और स्वार्थ भरी व्यवस्था के स्थान पर कवि निस्वार्थ त्याग और समर्पण लाना चाहता है। बच्चों, आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इससे अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।